श्यामनगर नाम के गांव में प्रिया अपने पति राम, सास शीला और ससुर महेश के साथ रहती थी। उसके पिताजी पुलिस में थे, तो वो भी अपने पिताजी की तरह एक काबिल पुलिस वाला इंसान बनना चाहती थी। लेकिन वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसकी तबीयत अच्छी होने के कारण वो कम उम्र में ही बड़ी दिखने लगी थी। तो उसके पिताजी ने उसकी जब वो 19 साल की थी तभी शादी करवा दी, और वो भी एक पुलिस वाला ही था। शादी के वक्त उसके सास ससुर ने उसे आगे की पढ़ाई का आश्वासन दिया था, जिस कारण वो बड़ी खुश थी। अब उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। शादी के कुछ दिन बीत जाने के बाद वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही वो नौकरी का सोचने लगती है, तो उसे घर से मना कर देते हैं। अब उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। तब प्रिया पेट से थी, तो वो राम से, राम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी करनी है, और आप सबने इस बात के लिए हाँ भी कहा था, और अब क्या हुआ? अरे प्रिया, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तुम प्राइवेट कंपनी में काम करने से अच्छा सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो। हाँ, वैसे भी मुझे पहले से ही पुलिस वाला बनना है। मुझे अपने देश की सेवा करनी है। मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिया की ये बात सुनकर राम थोड़े से गुस्से में, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई? पुलिस में जाना चाहती हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, लेकिन पुलिस की नौकरी में तुम्हें कभी नहीं करने दूंगा। औरत हो, औरत के हिसाब से कोई नौकरी ढूंढ लो। क्यों, पुलिस में औरतें नहीं होती क्या? आप पुलिस में हो, पिताजी पुलिस में थे, तो मैं क्यों नहीं? अब उन दोनों में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो 2-3 दिन तक राम से बात ही नहीं करती और बिना बात किए ही अपने मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद राम उसे हर रोज फोन करता था, लेकिन प्रिया ने मन ही मन ठान लिया था कि वो जब तक अपने नाम के आगे एक ऐसा शब्द ना लगाए जिस कारण उसके नाम पर एक भारीपन आए, वो अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी। तो वो अपने मन की बात अपने पिताजी को बताती है। तो अब क्या था, ये बात सुनते ही उसके पिताजी उससे, प्रिया, तुम अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो बेटी। देखो, अगर कुछ करना ही है तो चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। अब तुम्हें 7वां महीना चल रहा है, तो 2 महीने तक तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर सकती हो। अब प्रिया अपनी पढ़ाई जी जान लगाकर करना शुरू करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब वो एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के बाद राम उनसे मिलने आता है और उनसे मिलकर घर वापस चला जाता है। अब 2-3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राम का फोन आता है, वो प्रिया से, प्रिया, अब 3 महीने बीत चुके हैं, घर कब आ रही हो? राम की बात सुनकर प्रिया तुरंत ही राम से, देखो राम, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे एक काबिल इंसान बनना है, तो जब तक मैं अपने नाम के आगे एक ऐसा शब्द ना लगाऊं जिस कारण मैं और मेरे जैसे कई औरतों का सम्मान हो, मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अब प्रिया अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करती है। साथ ही PSI, STI के फॉर्म भरने लगती है, लेकिन बच्चा छोटा होने के कारण उसे पढ़ाई में बड़ी दिक्कतें हो रही थी। अब प्रिया का भाई प्रिया से, दीदी देखो, अब तुम्हारी एग्जाम आने वाली है, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम अपने उद्देश्य तक कभी नहीं पहुँच पाओगी। तुम एक काम करो, तुम पुणे में चली जाओ और वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करो। अब बाबू 6 महीने का हो चुका है, तो माँ उसे संभाल लेगी। अपने भाई की बात मानकर प्रिया अपने 6 महीने के बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ देती है और पुणे में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चली जाती है। वो वहाँ पर हॉस्टल में रहने लगी। वहाँ जाकर वो दिन रात पढ़ाई करती है, बहुत मेहनत करती है। उसकी नॉन स्टॉप पढ़ाई देख उसकी सहेलियाँ उससे, दोस्त, मैं नॉन स्टॉप पढ़ाई ना करूँ तो और क्या करूँ? मैं अपने 6 महीने के छोटे से बेटे को अपनी माँ के पास छोड़कर अपनी जिद पूरी करने के लिए यहाँ आई हूँ, और अगर ये मैं ना कर पाई तो क्या मुंह दिखाऊंगी अपने बच्चे को? इसीलिए मुझे ये करना ही होगा। वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो चुकी थी। अब कुछ दिन में ही उसे ग्राउंड में भी पास होना था, तो अब वो दौड़ना शुरू करती है। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए वो अपने सारे एग्जाम पास करती है। अपने सारे एग्जाम होने के बाद वो घर लौट आती है, और कुछ ही दिनों बाद जब उसे पता चलता है कि वो एक PSI बन चुकी है, ये बात सुनकर उससे ज्यादा उसके ससुराल वाले ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वो सभी साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमें अपने आत्मविश्वास पर डटे रहना चाहिए, और अगर मन की इच्छा को पूरी करने की ठान ले
तो पूरी दुनिया हमारा साथ देने पर मजबूर हो जाती है। बहुत साल पहले की बात है। वनश्री नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। उसके माँ पापा के साथ वो बहुत खुश थी। उसके पिताजी शहर में अच्छी कमाई कर लेते थे और इसीलिए उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। अचानक से एक दिन वनश्री अपने माता पिता के साथ उसके दोस्त के घर जाने लगती है। तभी हाईवे पर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वनश्री के माता पिता गुजर जाते हैं। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वनश्री अपने चाचा चाची श्याम और रमा के साथ भोलापुर गांव में रहने आ जाती है। वनश्री, आज से तुम हमारी बेटी हो। आज से तुम सिर्फ हमारे साथ रहोगी। अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना बेटी। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वनश्री रोते हुए, जी चाचा जी। वनश्री बहुत दुखी है, अपने माता पिता की बहुत याद करती है। कुछ दिन बीतने के बाद वनश्री की चाची वनश्री से, अरे ओ महारानी, अब बस भी कर। कितने दिनों तक ये लटका मुंह रखेगी? बहुत हो चुका मुफ्त की रोटियां तोड़ना। घर का काम क्या मैं अकेली करती रहूं? आज से ये सारा काम तुम ही करोगी, समझी? जी चाची। कहिए क्या काम करना है? देखो तो क्या कह रही है, क्या काम करना है? अरे अब घर के सारे काम करने के लिए क्या तुम्हारे माता पिता आएंगे? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई, पोछा लगाना, खाना बनाना, आज से सब कुछ तुम्हें करना है। और एक बात याद रखना, रानी के फेंके हुए कपड़े जमा कर लेना अपने लिए। तुम्हारे माँ बाप कोई सोने का घड़ा नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। वनश्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी चाची का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया और वो उससे इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वनश्री अब घर के सारे काम करना शुरू करती है। अपना काम पूरा करके वो घर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था जहाँ बैठा करती थी। धीरे धीरे वनश्री बड़ी हो रही थी और सुंदर भी। अपना सारा काम करके एक दिन वनश्री चित्र बना रही थी। तभी रानी, जो उसकी चचेरी बहन थी, वो वनश्री के पास जाती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। रानी हमेशा खुद को सुंदर और बहुत ज़्यादा होशियार समझती थी। रानी वनश्री का चित्र देखकर उसे फाड़ देती है और जब उसकी माँ रमा घर वापस आती है तो रानी नाटक शुरू कर देती है। आ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वनश्री को कितनी बार बोला कि मुझे खाने के लिए दे दो। क्या अभी तक खाना नहीं बना? रुको, अभी देखती हूँ उसे। अरे ओ वनश्री की बच्ची, कहाँ मर गई है? कितनी देर हो रही है, अभी तक खाना नहीं बना? मेरी बेटी को तो देखो, कितनी मुरझा गई है। खुद तो अच्छा खासा खा लेती है। उस दिन रमा वनश्री को बहुत पीटती है और 2 दिन तक उसे भूखा रहने की सजा देती है। ये देख रानी मन ही मन खुश हो जाती है। वनश्री रोते रोते आम के पेड़ के नीचे जा बैठती है जहाँ वो हमेशा से बैठा करती थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। वनश्री को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। हर वो दिन जो उसने उनके साथ बिताए, वो सब उसे याद आने लगता है। तभी अचानक से उसके चारों ओर रोशनी बढ़ने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वनश्री, वनश्री, हर रोज तो तुम मेरे पास आकर बैठती हो, घबरा क्यों रही हो बेटी? पीछे देखो। वनश्री जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पेड़ को 2 आंखें और मुंह नजर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पेड़ की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या हुआ वनश्री? आज तुम बहुत ज्यादा उदास हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी चाची ने मुझे बाहर निकाल दिया और 2 दिन तक मुझे भूखा रहने की सजा दी है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ से तुम्हें हर रोज देखता हूँ। पूरा दिन काम करके थकती हो, लेकिन मुझे पानी डालना और यहाँ साफ सफाई करना तुम कभी नहीं भूलती। अगर कोई भूखा आए तो खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाती हो। तुम्हारा काम और दूसरों के लिए अच्छे विचार देखकर मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे बातें कर सकती हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बोल देना। उस दिन से वनश्री कोई भी बात हो उस जादुई चमत्कारी पेड़ से करती थी। एक दिन रमा ने अपने घर में रानी के जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे।
उसी दिन वनश्री का भी जन्मदिन था, लेकिन पार्टी में खाने की सारी तैयारियां वनश्री को करनी थी। दोनों के जन्मदिन आया। रानी तैयार होने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? मेरी बेटी तो बिल्कुल शहजादी लग रही है। उसी वक्त वनश्री वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से, चाची मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला दो ना, आज मेरा भी जन्मदिन है, आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, मेरी ड्रेस बहुत खराब है। माँ देखो ना, ये हमेशा ऐसे ही करती है, हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहनने की? जन्मदिन तो मेरी बेटी का है। और एक बात ध्यान में रखना, आज तुम किसी के सामने नहीं आओगी, बाहर पीछे ही रहना। चाची आज तो मेरा भी। तभी रमा उसे धक्का देकर निकाल देती है और उसे 100 लोगों का खाना बनाने के लिए बोलती है। वनश्री इतने कम वक्त में इतना सब कैसे होगा, ये सब सोचकर घबरा जाती है। तभी उसे पेड़ की बातें याद आती है और वनश्री पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। अरे इतनी सी बात, 100 लोगों का ही खाना बनाना है ना तुम्हें? जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर वनश्री देखती है तो सारा खाना तैयार था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर हाथ जोड़कर पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और वनश्री से, अरे ओ लड़की, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची, बस हो गया। रमा सारा खाना बना देखकर चकित हो जाती है और वो पार्टी में चली जाती है। सभी लोग खाना खाते वक्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख वनश्री बहुत खुश हो जाती है। ये सब बातें वनश्री जाकर चमत्कारी पेड़ को बताती है। तभी पेड़ वनश्री से, हैप्पी बर्थडे वनश्री। वनश्री बहुत खुश हो जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है, क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी ने बर्थडे विश किया था। बेटी, क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? नहीं, मुझे चाची ने अंदर आने से मना किया है, और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है जो मैं पहनकर पार्टी में जाऊं। तुम एक काम करो, हाथ उठाकर मेरे कुछ पत्ते तोड़ो। आंगन में जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों के तुम्हें जो भी फूल पसंद आए वो तोड़ लाओ। वनश्री के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। उसे तोड़कर वनश्री पेड़ के पास लेकर आती है और चमत्कारी पेड़ उन सभी चीजों से वनश्री के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनाता है, जिसे पहनकर वनश्री बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। इतना ही नहीं, उस चमत्कारी पेड़ ने उसे उसके माता पिता से भी बात करवाई। बेटी, कैसी हो तुम? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी। तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वनश्री आज बहुत खुश थी। वनश्री चमत्कारी पेड़ के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर रमन आ जाता है। रमन एक बहुत ही सुंदर, सीधा साधा, सुशील और अमीर व्यक्ति था। वो वनश्री की ओर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसी वक्त वनश्री का ध्यान रमन की तरफ जाता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे सुनो, सुनो तो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। वनश्री चुपके से रमन को देखती है। रमन उसे फिर से आवाज लगाता है, कौन हो तुम? बाहर आओ, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वनश्री है। जादुई पेड़ वनश्री को रमन के सामने लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वनश्री रमन के साथ अंदर चली जाती है और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। रमन बातों बातों में उसकी सारी बातें जान लेता है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रमन अपने माता पिता के साथ रानी के घर आता है। अरे प्रीतम भाई साहब, आइए आइए, आज अचानक कैसे आना हुआ? श्याम जी, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी थी और उससे अच्छी बात यह है कि हमारे रमन को आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए हैं। ये सब सुनते ही रानी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और रमा रानी को अच्छे से तैयार करके बाहर लाती है। रानी हमारी बहुत ही लाडली बेटी है। रानी बिटिया, यहाँ आओ। नहीं पिताजी, मुझे जो लड़की पसंद है वो रानी नहीं, वनश्री है, जो कि रानी की चचेरी बहन है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। रमन की सारी बातें सुनकर रानी को वनश्री पर बहुत गुस्सा आता है। श्याम और रमा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमा सोचती है कि वनश्री तो उस पार्टी में थी ही नहीं। रमा ये बात बताने की कोशिश करती है। नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि कल रात तो वनश्री पार्टी में थी ही नहीं
और आज भी यहाँ नहीं है। वनश्री ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। तभी रमा की माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो उसे बाहर लेकर आती है। कितनी सुंदर है ये। क्या भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि वनश्री घर पर ही नहीं है, तो ये कौन है? जाने दीजिए, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वनश्री के साथ ही होगी। रमन का परिवार उस गांव का सबसे अमीर खानदान था और इसी कारण श्याम और रमा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। शादी पक्की करके रमन का परिवार वहां से चला जाता है और रानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रमा वनश्री को बहुत पीटती है। कल तुझे कहा था ना कि तू घर में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी बच्ची को रुला दिया ना तुमने। वनश्री रोते हुए पेड़ के नीचे चली जाती है और वो पेड़ को सारी बातें बताने लगती है। उसके चाचा चाची के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसे एक अच्छी राहत भी मिली थी क्योंकि उसकी शादी मनचाहे लड़के से होने वाली थी। कुछ ही दिनों में वनश्री और रमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वनश्री पेड़ से मिलने जाती है। तभी पेड़ वनश्री से, वनश्री खुश रहो, और एक बात, आज तुम अपने साथ मेरी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो उन लकड़ियों से बोलो, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। वनश्री जादुई पेड़ की कुछ सूखी लकड़ियां लेकर अपने ससुराल जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शमा के साथ रहता था। वो खेती करता था। सुरेश बड़ा ही दयालु और मेहनती इंसान था। वो किसी भी जानवर को चोट लगे या कोई किसी जानवर को कहीं छोड़ दे तो उसे लेकर अपने घर आता और उसकी अच्छी खासी देखभाल किया करता था। उसमें उसकी पत्नी भी उसकी मदद किया करती थी। वो बहुत ही श्रद्धालु इंसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उसी में खुश था। वो खेत में ही रहता था जहाँ पर उसने एक लकड़ियों से छोटा सा घर बनवाया था। रामू खुद ही खेती के सारे काम करता था। तो एक दिन उसकी पत्नी शमा रामू से, अजी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। वो आप काम करते करते बहुत थक जाते हो, तो मैं कह रही थी क्यों ना हम एक बैल जोड़ी खरीद ले। लेकिन शमा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? तुम तो सब जानती हो कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। मैंने कई दिनों से घर से सब्जियां बेच बेच कर कुछ पैसे जमा किए हैं। क्या हम उस पैसों में बैल नहीं खरीद सकते? शमा सुरेश के हाथ में पैसे देते हुए, ये लीजिए। सुरेश पैसे गिनता है और शमा से कहता है, शमा, इतने पैसों से हम एक बैल भी नहीं खरीद सकते। एक बार बैलों के बाजार में जाकर तो देखिए, शायद मिल जाए तो आपका थोड़ा भार कम हो जाए। ठीक है, देखता हूँ। 2-3 दिन बाद ही सुरेश बैल खरीदने के लिए बैल बाजार जाता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे अपने बजट में खरीद सके ऐसे बैल नहीं मिलते, तो वो निराश होकर वहां से निकलने लगता है। तभी एक आदमी सुरेश से, अरे सुनिए भाई साहब, बैल खरीदना चाहते हो क्या? हाँ भाई, खरीदना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक बैल जोड़ी खरीद सकूं। ऐसे कहते ही वो आदमी सुरेश को एक बैल जोड़ी की ओर इशारा करता है। अरे भाई, तुम एक काम करो, तुम उस तरफ जाओ, तुम्हें वहाँ जरूर अच्छे बैल मिल जाएंगे। सुरेश वहां पर जाता तो है, लेकिन वहां उसे कोई बैल नहीं मिल पाता। अब वो हताश और निराश होकर वहां से निकल जाता है। जाते जाते जंगल में से बाहर निकलते ही वहां पर एक बैल किसी ने छोड़ दिया था। क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो सुरेश उसी बैल को लेकर घर जाता है। घर जाते ही शमा उस बैल को देखकर, ये क्या, आप एक ही बैल खरीद कर लाए, और वो भी ऐसा कि हमारे कोई काम ना आ सके? शमा, हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो एक बैल भी नहीं आ रहा था। ये बैल तो मुझे रास्ते में मिला। शायद किसी ने इसे छोड़ दिया है। बूढ़ा हो चुका है ना बेचारा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि इसे साथ ले चलूं और इसकी सेवा करूं, इसलिए ले आया। हाँ, आप ही ने तो सारे जानवरों को पालने का ठेका लेके रखा है। मैं यहाँ आपका काम कम करने का सोच रही हूँ, और आप है जो हमेशा किसी न किसी जानवर को उठा कर लेकर आते हो। सुरेश बैल को बड़े प्यार से पुचकारते हुए शमा से, तो क्या हुआ शमा, हम 2 वक्त पेट भरकर खाना तो खा सकते हैं ना, और ये बेचारे तो कुछ भी डालो खा लेते हैं। हम तो अपनी तकलीफ बोलकर बता सकते हैं, ये तो बोल भी नहीं सकते, और इसके लिए कहा तुम्हें खाना पकाना है। शमा ये सारी बातें सुनकर उस बैल की आरती करती है। ये देख सुरेश, अरे ये क्या, तुम अभी अभी तो इसे कोस रही थी और अभी इसकी पूजा भी कर रही हो। इसकी पूजा ना करूँ तो और क्या करूँ?
सोचा था इस बार जरूर हमारे बैल आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, तो इसी की पूजा कर लेती हूँ। शमा बैल की पूजा करती है, उसे गुड़ रोटी खिलाती है और फिर शमा और सुरेश अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब वो हर रोज सुबह शाम जब भी वक्त मिले बैल का ध्यान रखने लगा, उससे बातें करने लगा। अब कुछ ही दिनों में उसका बैल धट्टा कट्टा हो चुका था। सुरेश खेती में भी बड़ी मेहनत करता था, लेकिन इस साल उसकी फसल बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो बड़ी चिंता में था, तो अपनी पत्नी से, शमा, मुझे लगता है इस साल तो हमारी फसल कोई काम की नहीं रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस साल कुछ हाथ नहीं आएगा। आप उदास मत होइए, भगवान पर विश्वास कीजिए, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। सुरेश और शमा की सारी बातें बैल ने सुन ली थी। वो दोनों अब घर के अंदर जाकर खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठते ही सुरेश जब बाहर आकर देखता है तो उसके खेत की फसल जो खराब हो चुकी थी वो बिल्कुल हरी भरी और अच्छी हो चुकी थी। ये देखकर सुरेश शमा को जोर जोर से आवाज लगाते हुए, शमा, शमा, देखो तो ये क्या चमत्कार हो गया। कल शाम को हमारे खेत कैसे थे और अब देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा एक रात में ये कैसे हो गया। तभी बैल की ओर से आवाज आने लगती है। वो सुरेश से, सुरेश, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो उसका मेवा तो तुम्हें मिलना ही चाहिए था ना। ये कौन बात कर रहा है? सुरेश, घबराओ मत, मैं तुम्हारा बैल बोल रहा हूँ। तुम मुझे जंगल से उठा कर लाए और मेरी सेवा की। मैं एक जादुई बैल हूँ। जब से मैं इस धरती पर आया हूँ, मैं बहुत से लोगों के पास गया, लेकिन किसी ने मेरी इतनी सेवा नहीं की। तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे एक अच्छी जिंदगी दी, मेरा ख्याल अपने बेटे जैसा रखा। अब से मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। बैल की सारी बातें सुनकर सुरेश और शमा दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके सुरेश एक बड़ा आदमी बन जाता है। साथ ही अलग अलग जानवरों के रहने के लिए खेत में ही वो व्यवस्था करता है और सारे जानवरों की अच्छी से सेवा करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस जानवर ने हमारी सेवा की है उसे उनकी उम्र होने पर छोड़ नहीं देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।